students, welcome to Learn and Prep, and today we are going to discuss the chapter that is globalization and the Indian economy. Globalization क्या होता है? देखो भाई, कोई भी हमारा प्रोडक्ट हो, कोई गुड्स हो, कोई सर्विसेज हो, जिसको हम चाह रहे हैं कि हमारे साथ साथ दूसरी जो कंट्रीज़ हैं वो खुद भी इसका यूटिलाइजेशन करे, इस पर्टिकुलर सिनेरियो को हम ग्लोबलाइजेशन बोलेंगे। चाहे कुछ भी हो, फॉर एग्जांपल इंडिया जो शुरू से ही किस चीज़ में फेमस रही है, हमेशा से सिल्क के लिए, डाइस के लिए, स्पाइसेस के लिए। अब ये यहाँ पे एक अट्रैक्शन पॉइंट रहा इंडिया के लिए, जिससे कि जो दूसरे पार्ट्स ऑफ द कंट्री के जो पीपल हैं वो भी इससे अट्रैक्ट हुए। चाहे कोई मसालों से अट्रैक्ट हुआ या स्पाइसेस से अट्रैक्ट हुआ, कोई सिल्क से अट्रैक्ट हुआ, कोई डाइस से अट्रैक्ट हुआ, कोई इंडिगो से अट्रैक्ट हुआ। तो इंडिया का जो एक हिस्ट्री अगर हम बात करें तो ऐसी रही है जिसमें हमेशा वो एक अट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखी जा सकती थी। तो इसी को किस तरीके से बिजनेस फैलाया गया, ट्रेडिंग फैलाई गई, दूसरी जो कंट्रीज़ के कंपनीज़ हैं वो किस तरीके से इंडिया में आके उन्होंने एक अट्रैक्शन पॉइंट को किस तरीके से एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के तरीके से देखा, ये सारा सिनेरियो होता है हमारा ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब यही ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से हमारे इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट करता है, क्या एक पॉजिटिव नोट पे इफेक्ट कर रहा है या एक नेगेटिव इफेक्ट पे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर हम पूरा सिनेरियो देखेंगे तो एक पॉजिटिव नोट पे ही ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। क्योंकि इससे हमारी कंट्री का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अब रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, दैट मीन्स कंट्री इज़ ग्रोइंग। तो इससे किस तरीके से पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी देखी जाती है, परखी जाती है, इस चैप्टर के बारे में हम इसमें ये चार चीज़ें देखने वाले हैं। सो अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ पर व्हाट दे हैव रिटन, गॉन आर द डेज व्हेन एम्बेसडर एंड फिएट वर द ओनली कार्स ऑन द इंडियन मार्केट। अगर एग्जाम्पल देखें हम इंडियन मार्केट का, ठीक है, जिसमें हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, तो अगर हम हमारे दादाजी के टाइम की बात करें तो उस समय पे क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ जो फिएट होती थी, एम्बेसडर होती थी, कुछ को तो पता भी नहीं होगा ये कौन सी गाड़ियाँ होती थी, तो या उस समय पे सिर्फ और सिर्फ ये गाड़ियाँ हुआ करती थी। अब ये गाड़ियाँ अगर हैं तो ये किसी न किसी रिनाउंड पर्सन के घर में होंगी, क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें तो कार्स आर दी ऐसी सोर्सेज जिसको हम बोलें जो हर जगह पर आपको देखने को मिलेगी, वेदर यू आर लिविंग इन रूरल एरिया और यू आर लिविंग इन दी अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में नाउ-अडेज इट इज़ कॉमन थिंग, बट ऑन द अदर हैंड रूरल एरियाज में भी ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, तो अगर हम रूरल और अर्बन एरियाज दोनों को देखें तो आज की डेट में कार्स आर वेरी मच नॉर्मल, बट इफ़ वी सी द सिनेरियोज ऑफ 60s 70s, अगर हम उस सेंचुरीज़ की बात करें तो उस टाइम पे गाड़ी होना एक बहुत बड़ी बात होती थी, जिसमें एम्बेसडर एंड जो फिएट है वही एक ऐसी कार्स होती थी इंडियन मार्केट में वो फ्लरिश होती थी। ठीक है, टुडे इंडियंस आर बाइंग कार्स प्रोड्यूस्ड बाय नियरली ऑल द टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड। यहाँ पर आज की डेट में अब फिएट और एम्बेसडर को छोड़ो तो वो गाड़ियाँ छोड़ के आज की डेट में हर कहीं भी किसी भी कंट्री के पार्ट्स में चले जाओ, हर वैरायटी ऑफ कार्स यू आर गोइंग टू सी। ठीक है, इमेजिन करो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। आज हम यहाँ पे रोड पे खड़े हो जाएं, अगर हम 100 मीटर का भी फ़र्क देखें तो वहाँ पर तुम्हें n नंबर ऑफ कार्स चलती हुई दिखेंगी। और ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके की, हर वैरायटी ऑफ कार्स यू आर गोइंग टू सी। तो ये जो इफ़ेक्ट है वो किसका है, ये तो हमने कार्स का एग्जाम्पल देख लिया। अब ये जो इफ़ेक्ट है वो किसका इफ़ेक्ट है, इट इज़ जस्ट द इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ओनली। किस तरीके से, चलो आगे देखते हैं। A similar explosion of brands can be seen for many other goods, from shirts to televisions to processed fruit juice. अब यही चीज़ों को, ये तो हमने कार्ड्स के तौर पे देख लिया, अब यही चीज़ें अगर हम देखें तो हर वो चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल योर सेल फ़ोन आज की डेट में बहुत ज़्यादा यूसेज है उसका, टेलीविजन्स, ठीक है, उसके बाद रेफ्रिजरेटर्स, एसी, अब ये तो एक टाइम पे एक नॉर्मल हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें कैसी होने लग गई, ये फॉर अ स्पैन, अगर हम स्पैन ऑफ टाइम की बात करें तो ये एक चेंज लेकर आए, और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के साथ, मॉडर्नाइजेशन के साथ ये जो चीज़ें हैं, चाहे वो खाने की चीज़ें हों, जैसे कि बात
करिए फ्रूट जूसेस की, वहाँ से लेके हर एक चीज़ को देखा गया है चेंज होते हुए, बदलते हुए। और आज की डेट में रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ लगभग बराबर ही हैं, बस वहाँ पर ये चीज़ होती है कि एग्रीकल्चर इज़ द मेन एक्टिविटी ओवर देयर एंड हेयर एन नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन सी एज देयर एम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर ऑक्यूपेशन के वाइज से बात करें तो हर वो चीज़ वहाँ पर पॉसिबिलिटी है अर्बन एरियाज़ में। नाउ अब हम देखें, सच वाइड रेंजिंग चॉइसेस ऑफ गुड्स इन आर मार्केट इज़ अ relatively recent phenomena. In a matter of years, our markets have been transformed. ठीक है, नाउ अब जो प्रोडक्शन होता है वो किस तरीके से पूरी की पूरी कंट्रीज़ में मैटर करता है और देखा जा सकता है। तो किस तरीके से, अंटिल द मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी प्रोडक्शन वाज लार्जली ऑर्गेनाइज्ड विद इन द कंट्रीज। प्रोडक्शन की बात करें तो हमने देखा था मास प्रोडक्शन हुआ था, ब्रिटेन ने बहुत ज़्यादा क्या करा था, प्रोडक्शन करना चालू किया था। सॉरी, यूरोप में पूरा का पूरा प्रोडक्शन चालू था, जिसमें कार्स आई, हेनरी फोर्ड ने अपना टी मॉडल के थ्रू कार्स को बनाया, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस्ड हुई लाइक द रेफ्रिजरेटर्स, टेलीविज़न, घर में किस तरीके से कहाँ के सामान होने चाहिए, किस तरीके से लोग काम करेंगे, ये सारी चीज़ें देखने को मिली। अब ये जो प्रोडक्शन है वो किस तरीके से वैरायटी ऑफ द कंट्रीज़ में फैला और लोगों ने उसको किस तरीके से लिया, यही कहलाएगा हमारा प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज़। What crossed the boundaries of these countries were the raw materials, foodstuff and the finished products. जब कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था, तब तक अमेरिका को जानता भी नहीं था कोई कि वो भी एक आइलैंड नेशन है, वो एक नेशन है। ठीक है, तो जब यहाँ पर इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद जब चीज़ें देखी जाने लग गई तो लोग ट्रेडिंग उस समय भी करते थे। ट्रेडर्स किस चीज़ से अट्रैक्ट होते थे, फॉर एग्जांपल इंडिया की हम बात करें तो हमने देखा कि ट्रेडर्स किस तरीके से अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो स्पाइसेस लेके जा रहे हैं, वो सिल्क लेके जा रहे हैं, वो रॉ मटेरियल्स लेके जा रहे हैं। हर वो चीज़ जो उनको चाहिए वो एक पर्टिकुलर कंट्री में अगर अवेलेबल है तो वो इतना लंबा जो वॉयज तय करते थे वो उनके लिए नॉर्मल होता था। लेकिन उसके साथ साथ वो अपने साथ सारी चीज़ें लेके आते थे अपनी, जिसके बगैर वो नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी होती थी। तो मेनली जो चीज़ें लाई जाती थी वो क्या थे, हमारे रॉ मटेरियल, फूड स्टफ एंड ऑल दी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, colonies such as India exported raw materials and food stuff and imported finished goods. ब्रिटिशर्स ने एक रूल लगा दिया था, ध्यान हो तो, कि इंडिया से सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल्स ही है जो एक्सपोर्ट होगा और जो इम्पोर्ट होंगी चीज़ें वो सारी के सारी फिनिश्ड गुड्स ही होंगे। ठीक है, ट्रेड वॉज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्रीज। दिस वॉज बिफोर लार्ज कंपनीज कॉल्ड MNCs या मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन। जब वर्ल्ड वार हो रहे थे, वर्ल्ड वार 2 भी हुआ, उसके बाद उसके पहले 1 हुआ, तो उस समय पे चाइना ने ध्यान हो तो अपने आप को पूरा का पूरा क्या कर लिया था, आइसोलेट कर लिया था। चाइना तो एक तरफ हो गया। अब उस समय पे जब ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 से मिड 1930 तक, जब ग्रेट डिप्रेशन चला तो इस समय पे इकोनॉमी बहुत ज़्यादा क्या हो गई, डाउन हो गई। सारी कंट्रीज़ के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन, US, इन सारी चीज़ों में हुई, पूरी की पूरी वर्ल्ड में ये सारी चीज़ें देखने को मिली। तो उस समय पे क्या हुआ कि जो MNCs थी, बड़ी बड़ी कंपनीज थी, उन्होंने अपना जो शिफ्टिंग थी, जो ध्यान था, वो ऐसी कंट्रीज़ में लगाया जहाँ पर उनको क्या चीज़ें मिल सकती थी, चीप लेबर मिल सकता था, लैंड की जो प्रोडक्शन है वो अनटच्ड हो, उस तरीके से हो, अनयूज्ड हो। तो ये क्या होती थी, ये चीज़ें देखी जाने लग गई। इसका फ़ायदा इंडिया को बहुत ज़्यादा मिला, क्योंकि एज़ वी ऑल नो जो इंडिया थी वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड कंट्री कहलाती थी। लेकिन धीरे धीरे जब MNCs ने अपना दौर लगाया, यहाँ पर अपना रूट बनाया इस साइड पे, तो इंडिया आज की डेट में एक क्या कहलाने लगी, वेल एस्टैब्लिश कंट्री। दो इट इज़ नॉट द डेवलप्ड वन, बट स्टिल इट इज़ नोन टू बी एज द डेवलपिंग नेशन। ठीक है, एंड MNC कंपनी इज़ अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। MNC क्या होती है, एक ऐसी कंपनी होती है जिसका जो ओन्ड होती है एक नेशन में, लेकिन जो प्रोडक्शन होता है वो उसकी दूसरी कंट्रीज में वो करता है। ठीक है, MNC सेट अप ऑफिसेस एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन्स वेयर दे कैन गेट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेयर दे कैन गेट cheap labor and other resources, जो
कि इनके लिए एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। This is done so that the cost of production is low and the MNC can earn greater profit. जहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है लेकिन प्रॉफिट जनरेशन ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है, चाहे वो MNC हो या कोई भी कंट्री हो या कोई भी कंपनी हो, वो ऐसा ही इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा पसंद करती है। ठीक है, multinational corporations had changed the world economy. Obviously it is on a positive note, has changed the world economy. किस तरीके से? Before the entry of the MNC, production was largely organized within the country. जितना भी प्रोडक्शन हुआ करता था वो सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री में ही बनाया जाता था या करा जाता था। कंट्रीज़ यूज टू ट्रेड इन रॉ मटेरियल्स, फूड स्टफ एंड फिनिश गुड्स। ये तो हमें पता ही है, हर तरीके से, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, फूड स्टफ हो या फिनिश्ड गुड हो, इन्हीं सारी चीज़ों में ट्रेडिंग होती थी। बट विद द एंट्री ऑफ MNC, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ कंपनीज are getting spread over many countries. The goods and services are being produced globally. अब आज की डेट में हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो एक जो बड़ा ऑथेंटिकेट प्रोडक्ट है, बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा कुछ है, तो वो प्रोडक्ट हमें सिर्फ एक ही कंट्री से मिलेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें वो प्रोडक्ट हर जगह पर जहाँ पर बेस्ट पॉसिबल वे होगा पर्टिकुलर कंपनी का, वो वहाँ पर हमें अवेलेबल होगा ही होगा। ठीक है, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस दी कंट्रीज। अब किस तरीके से जो प्रोडक्शन है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में बनाया जाता है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए इज़ दी मोबाइल फ़ोन, और यू कैन से दी कार्स ऑल्सो। असेंबल कहीं होते हैं, मैन्युफैक्चर कहीं हो रहे हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे किस तरीके से। ऐसे ही फ़ोन भी है, मैन्युफैक्चरिंग कहीं और हो रही है, असेंबलिंग कहीं और हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पर इस तरीके से फैला हुआ है मार्केट कि यू कैन नॉट डिफाइन कि कोई भी प्रोडक्ट वॉट एवर यू आर यूजिंग वो कहाँ का बना हुआ है। हमेशा देखना, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो कोई हमारा टेलीविज़न हो, रेफ्रिजरेटर हो, कभी उसकी बुक्स गाइडलाइन पढ़ोगे तो इसमें लिखा आएगा मैन्युफैक्चर्ड हेयर, असेंबल्ड हेयर। ठीक है, ये सारी चीज़ें ज़रूर ध्यान में देखना इस चैप्टर को देखने के बाद। MNC set up production where it is close to the markets, where there is skilled and unskilled labor. Both of them are very much necessary. What? The skilled labor also and the unskilled labor. ये दोनों जो लेबर्स हैं ये ज़रूरी होते हैं। स्किल्ड लेबर अपने तरीके से काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल उनको किसी भी मशीन की नॉलेज है, टेक्नीशियन है या कुछ भी है, तो वो नॉलेज तभी उसके पास होगी जब उसने कुछ वो सीखा होगा। दैट मीन्स ही इज़ हैविंग द स्किल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। अनस्किल्ड लेबर कौन होंगे? जो मेनली मैन्युफैक्चरिंग के काम आएंगे कि हाँ भाई इतना हमें ये बनाना है और इसका हमें क्या मिल जाएगा, हमारे वेजेस हमें मिल जाएंगे। Unavailable at low cost and where the availability of other factors of production is very much assured. ठीक है, in addition MNC might look for government policies that look after their interest. MNC set up production jointly with some of the local companies of these countries. The benefit to the local company of such joint production is twofold. अब यहाँ पर MNCs जब सेट हो रही है तो चीज़ें क्या हो रही हैं, वो लोकल कंपटीशन वो लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि वो जो सामान बना रहे थे वो एक लिमिट पे बना रहे थे, लिमिट में उनको मार्केट में जा रहा था और वही तरीके से वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे या प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे। बट व्हेन इट कम्स टू द MNC, जब MNC ने उनके साथ काम करना चालू किया तो यहाँ पे किस तरीके से हुआ, MNC ने अपना नाम उनको दिया। तो दैट मीन्स अब वो जो लोकल कंपनी है वो एक टाइम पर जब बहुत छोटा यूनिट हुआ करती थी, अब वो यूनिट कैसा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। व्हेन इट हैज़ गॉट द नेम, ब्रांड नेम मिला। ठीक है, अब यही ब्रांड नेम को उसने क्या किया, उस यूज़ किया टू फोल्ड तरीके से। यहाँ पे क्या बोला गया, टू फोल्ड कंडीशन से चलता है, दोनों की क्या होगी, सहमति होगी। दोनों जब सहमत हो जाएंगे तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, प्रॉफिट अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली लेंगे। बिकॉज MNC हैज़ नॉट गॉट एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर देयर, या यहाँ पर उसने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो वहाँ पर उसके जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पे जितना भी मशीनरी है या जितने भी उसके पार्ट्स हैं या पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है जो छोटा है या बड़ा है,
वो पूरा का पूरा अपने अंडर ले लिया उसने। जब अपने अंडर ले लिया तो यहाँ पर उसने किस तरीके से काम किया, अब वो अपने तरीके से काम कराएगा, प्रोडक्ट्स वही रहेंगे, नाम किसी और का चलेगा। जब ये चीज़ें दोनों मिलके काम करेंगी तो प्रॉफिट जनरेशन अकॉर्डिंगली होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जॉइंट प्रोडक्शन या टू फोल्ड तरीके से एमएनसी काम करता है। किस तरीके से? फर्स्ट, एमएनसी कैन प्रोवाइड मनी फॉर द एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग न्यू मशीन्स फॉर फास्टर प्रोडक्शन। अब जो फॉर एग्जाम्पल अगर हम फुटबॉल देखें, ठीक है, एक फुटबॉल की हमने फैक्ट्री देखी तो छोटी मोटी चलती थी। अब वो फैक्ट्री में क्या होता था, मार्केट से जितना भी अर्निंग हो जाती थी तो लोकल पर्सन जो था वो खुश रहता था। एमएनसी ने देखा कि भाई यहाँ पे फुटबॉल कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रही है, लेकिन यहाँ पर उसको उतनी सेल नहीं है, तो क्यों ना हम उसको अपने साथ मिला लें और बाहर की कंट्रीज़ में इसकी वो एक्सपोर्ट करें। तो यहाँ पे जब एमएनसी आती है तो वो ये देखती है कि ये मशीन का मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर एमएनसी को क्या नहीं लगा, उसको वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कुछ भी नहीं लगी, क्योंकि ऑलरेडी दैट प्लांट हैज़ बीन सेटअप या दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन सेटअप। व्हेन इट इज़ ऑलरेडी सेट तो एमएनसी ने क्या सोचा यहाँ पर कि आई शुड रादर दैन इन्वेस्टिंग ऑन दी बिग प्रोजेक्ट, मैं इसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता हूँ और यहाँ से ही अपना काम करता हूँ। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी क्या हो गई, सिर्फ और सिर्फ उतनी ही लगी जितनी कि वो मशीन को खरीदने में लगी, जिससे कि अब जो प्रोडक्शन है वो फास्टर बेसिस पे होगा। Second, MNC might bring them to the latest technology for the production. The most common route for MNC investment is to buy up local companies and then to expand production. अब जब वो उस फुटबॉल कंपनी के साथ मिल जाता है तो उसने अपना नाम दे दिया उसको, एग्जाम्पल कोई भी हो गई, चाहे नीविया हो गया, कुछ भी हो गया, एक एग्जाम्पल आई एम गिविंग। अब वो कंपनी क्या कर रही है, जहाँ पर वो हार्डली 1000-2000 यूनिट्स को सेल कर पाती थी, अब वो 10,000-20,000 यूनिट्स को सेल करती है। तो ऑब्वियसली जो लोकल कंपनीज़ हैं वो जितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे उससे ज़्यादा वो जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब जनरेट ज़्यादा हो रहा है बिजनेस तो एमएनसी को यहाँ पर उसका डबल प्रॉफिट मिल रहा है। डबल प्रॉफिट को क्योंकि यहाँ पर उसने कोई एस्टैब्लिशमेंट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उसने क्या किया, उसी यूनिट में एक नई टेक्नोलॉजी लगा दी। जब वो नई टेक्नोलॉजी उसने लगा दी तो यहाँ पर क्या हुआ, चीज़ें किस तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसने दे दिया, रेवेन्यूज़ जो होगा उनने आपस में डिस्कस किया होगा 50-50 या 60-40 या 70-30 या जो भी अकॉर्डिंगली उन्होंने सेट किया। तो इससे एमएनसी को भी फ़ायदा हो गया और लोकल कंपनीज़ को भी क्या हो गया, एक नेम मिल गया, एक रिकग्नाइजेशन मिल गई, ठीक है। एमएनसी विच ह्यूज वेल्थ कैन क्वाइट ईजिली डू सो। अब जो बड़ी बड़ी एमएनसीज होंगी जिसके पास n नंबर ऑफ मनी है तो वो ईजिली सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। अनदर वे इन विच एमएनसी कंट्रोल प्रोडक्शन, large MNC in developed countries place orders for production with the small producers. अब जो बड़ी बड़ी MNCs होती हैं वो क्या करती हैं, क्या करना हमें, यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें, हम एक काम करते हैं लोकल कंपनीज के साथ मिलके ही यहाँ पर क्या कर देते हैं, एक डील साइन कर लेते हैं कि भाई जैसा भी तुम प्रोडक्ट बना रहे हो अच्छा ही बना रहे हो, ऑब्वियसली बात है, तभी उसका इतना स्कोप MNC की नज़र उस पर पड़ी। तो तुम एक काम करो, ये जो प्रोडक्ट तुम जो भी बना रहे हो वो हमें बेच दो, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन वो 1000, 2000, 5000 पे कर रहे थे वो प्रोडक्शन वो 10,000, 20,000 ऐसे पे चला जाता है। फॉर एग्जांपल हम बैट्स का एग्जांपल लेते हैं, बैट्स हो गई, बॉल्स हो गए, जितने भी हो गए, अब जितने भी क्रिकेट इक्विपमेंट्स हो गए, वो क्या होता है यहाँ पर पंजाब में हमारे क्या है, पूरा का पूरा इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। यस, बैट्स जितने भी हमारे कंट्रीज़ में जाते हैं वो सारे के सारे इंडिया से ही एक्सपोर्ट होते हैं। जो लोकल कंपनीज, लोकल मर्चेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये बैट्स को बनाते हैं, फिर वो बड़ी बड़ी एमएनसीज उनको अपने साथ लेके जाती हैं, सेलिंग करती है और वहाँ पे अपना लेबलिंग और टैग लगा के वो क्या करते हैं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड में सेल करते हैं, जिससे वो बना कहाँ पर, इन इंडिया ओनली। मतलब मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई, दूसरी कंट्री में, असेंबल्ड वो कहाँ हुए, दूसरी कंट्री में। तो ये क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। The products are supplied to the MNC which then sell under their own brand names to the customers. By setting up partnership with local companies, by using the local companies for supply, by closely competing with the local companies or buying them up,
MNC are exerting a strong influence on production at these distant location. ऐसी लोकेशन जहाँ पर हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कोई प्रोडक्ट बनता होगा, ऐसी लोकेशन से प्रोडक्ट्स बनते हैं और बनने के बाद वो एक्सपोर्ट होते हैं. एग्जाम्पल हमने देख ही लिया, बैट्स हो गई, बॉल्स हो गए, फुटबॉल क्रिकेट, फुटबॉल हो गई, क्रिकेट हो गई, सारे इक्विपमेंट सारे के सारे मेनली हमारे पंजाब साइड में बनते हैं. और ये पूरा का पूरा जो बिज़नेस जनरेट होता है इंडिया से वो कहाँ जाता है, टू दी अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज. MNCs में जाता है, लोकल कंपटीशन के थ्रू या किसी भी तरीके से थ्रू वो क्या करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट अपना आने के बावजूद भी वो बनाकर रखते हैं. ठीक है. As a result, production in these widely dispersed locations is getting interlinked. ठीक है. अब एग्जाम्पल देखते हैं. क्या बात हुई थी कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, फ़ोन्स हो गए, मोबाइल्स हो गए, टेलीविजन्स हो गए, किसी का भी एग्जाम्पल लेके हम ये सारी चीज़ें देखते हैं. डिज़ाइनिंग कहाँ हो रही है उसकी, इन दी USA. ठीक है. इट इज़ डिज़ाइनिंग इन दी USA, गोइंग टू गेट मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना. नाउ अब असेंबलिंग की बात आई तो चलो हम ये फ़ोन्स का एग्जाम्पल देख लेते हैं. चलो किसी भी फ़ोन की बात हो रही है ना, एनी फ़ोन, किसी के पास जो भी फ़ोन हो उस फ़ोन को देखना और उसके पीछे देखना. डिज़ाइनिंग कहीं और होगी, मैन्युफैक्चरिंग कहीं और होगी, असेंबलिंग कहीं और होगी. मतलब असेंबलिंग इन मैक्सिको, कस्टमर केयर सर्विसेज कहाँ होगी, इंडिया में होगी, और सोल्ड कहाँ हो रहे हैं, वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड में. दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम एक MNC के बारे में बात करें कि राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड टिल द एंड डिफरेंट प्लेसेस you are able to see, and these different places are generating the businesses, are generating the revenues. ठीक है. तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपको समझने के लिए. Now, when it comes to the advantage of MNC, तो there are many. On the other hand, disadvantages भी होंगे. तो चलो पहले हम advantages से start करते हैं. Advantages सबसे बड़ा तो ये है कि भाई वो job generate कर रहा है. It is going to generate the or create the jobs. Get more reliable income than the farming. जहाँ पर इंडिया में अगर हम बात करें तो agriculture is the first and foremost activity जो आज से नहीं सदियों से चली आ रही है, और 70% ऑफ दी जो इनकम जनरेट होती है इंडिया की, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर से होता है. लेकिन यहाँ पर MNC ने यहाँ पर भी अपना काम करके रखा है, तो इट इज़ मोर रिलायबल इनकम देन दी फार्मिंग. ठीक है. क्रिएट स्किल्ड वर्कर बाय ऑफरिंग देम ट्रेनिंग, spend money to improve the local infrastructures, new technology and skills are brought to the poor countries. अब ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर हमें लग रहा है कि हाँ भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसकी, टेक्नोलॉजी की, मॉडर्नाइजेशन की, तो MNCs का फोकस अगर इन कंट्रीज़ पे चला जाता है तो ये कंट्रीज़ ऑटोमेटिकली अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग कंडीशंस में आ जाती है. लोकल कंपनीज सप्लाई इंक्रीज देयर इनकम. अब लोकल कंपनीज क्या होती हैं, जहां उनको लगता था कि हम छोटा मोटा प्रॉफिट ही जनरेट कर पा रहे हैं, तो यहां पर उनका प्रॉफिट जनरेशन कितना ज़्यादा हो जाता है, इट इज़ अनइमेजिनेबल. नाउ व्हेन इट कम्स टू द एडवांटेज, तो वो भाई डिसएडवांटेजेस के साथ भी आएगा. तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या है होंगे हमारे, लोअर पेड सैलरीज, वर्किंग लॉन्ग आवर्स इन पुअर कंडीशंस, profit made will return to the home based countries, encourage lot of traffics and increase the pollution. ठीक है. जॉब क्रिएट aren't secure and able to relocate. क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर वो MNC चल गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो MNC नहीं चली तो वो वापस से कहीं और लोकेट होगी. तो जहाँ पर वो लोकेट हो रही थी, इतना जनरेट कर दिया उसने एम्प्लॉयमेंट, इनकम जो थोड़ी बहुत भी हो रही थी वो बिल्कुल भी नहीं होगी. तो वापस से जो लोकल कंपनीज़ हैं, मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो वापस से उसी पोजीशन में आ जाएंगे, या हो सके तो वो ये बोल सकते हैं कि बिल्कुल भी उनकी कंडीशन जो हो जाएगी वो वर्स्ट हो जाएगी. अदर लोकल कंपनीज मे स्ट्रगल टू फाइंड बिजनेसेस और वर्कर्स, so it gets shut down. ठीक है. So these are some of the advantages as well as the disadvantages of the MNC. तो when it comes to the trade, तो यहाँ पर जो ट्रेड होता है हमारा वो 2 पार्ट्स में होता है. वन होता है हमारा नेशनल ट्रेड, और यू कैन से द लोकल ट्रेड, जिसमें स्टेट्स होते हैं हमारे, स्टेट टू स्टेट्स, सिटीज़, सिटी टू सिटी या टाउन्स,
ठीक है, विलेजेस, ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें जो इनकम है वो जनरेट भी मतलब जनरेट भी उसी कंट्री में हो रही है और रेवेन्यू भी आपस में ही वो लोग यूज़ कर रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड, जो दो वेरिएंट्स में डिफाइन किया जाता है, वन इज़ द इम्पोर्ट एंड अदर इज़ द एक्सपोर्ट। अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जो भी प्रोडक्ट जा रहे हैं वो क्या कहलाएगा, हमारा एक्सपोर्ट, और दूसरी कंट्री से जो हमारी कंट्री में जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज आ रहे हैं वो क्या कहलाएगी, हमारी इंपोर्ट। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू डिफाइन द ट्रेड। फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट, किस तरीके से जो फॉरेन ट्रेड है वो वैरायटी ऑफ मार्केट्स को भी इंटीग्रेट करके रखता है। Foreign trade creates an opportunity for the producers to reach beyond the domestic markets for their own countries। तो यहाँ पर अब क्या करते हैं, जो फॉरेन मार्केट के पीपल होते हैं वो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में आएंगे, वहाँ पे सर्वे, एक तरीके से सर्वे करेंगे कि भाई हमारी कंट्री में और इनकी कंट्री में क्या डिफरेंस है। ऑब्वियसली इफ वी कंपेयर इंडिया विद डिफरेंट अदर कंट्रीज, सो देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस रिलेटेड टू द कल्चर, देयर कस्टम्स, देयर ट्रेडिशंस, एवरी सिंगल थिंग। लेकिन अब यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके से तो टेस्ट मैटर करता होगा। फॉर एग्जाम्पल द फूड वी ईट, यहाँ पर जो हमारा स्टेपल डाइट है ज़रूरी नहीं कि वो दूसरी कंट्री का भी वही स्टेपल डाइट हो, लेकिन सम और दी अदर वे इट इज़ रिलेटेबल। फॉर एग्जाम्पल राइस हो गया, वीट हो गया, अदर प्रोटीन्स हो गए या अदर पल्सेस हो गए जो प्रोटीन कंटेंट होते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं यहाँ पर, वो दूसरी कंट्री में भी यूज़ होती हैं। अब हाँ, ये बात ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में जब सबसे ज़्यादा स्पाइसेस डाल के सब्जियां बनेंगी या दाल बनेंगी तो वो दूसरी कंट्रीज़ में भी होंगी। हो सकता है हम यहाँ पर भले ही फुल स्पाइसेस वाला खाना खा रहे हैं लेकिन दूसरी कंट्रीज़ में वो नहीं चाहते, लेकिन जो यूसेज की बात हो रही है वो तो सेम है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मार्केट, जो कॉम्पिटिशन यहाँ पर बिटवीन दी लोकल कंपनीज या लोकल ट्रेडर्स के बीच में, वही कॉम्पिटिशन दूसरी कंट्रीज़ में लोकल ट्रेडर्स इन कंपनीज के बीच में होगा। तो ये एक तरीके से चाहते ना चाहते हुए भी दे आर व्हाट, द कॉम्पिटिटर्स ओनली। ठीक है, प्रोड्यूसर्स कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स not only in markets located within the country but can also compete in markets located in other countries of the world. Similarly, for the buyers, import of goods produced in another country is one way of expanding the choice of goods beyond what is domestically produced. ठीक है, यही बात हुई। In general, with the opening of trade, goods travel from one market to another। अगर हम ट्रेड के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो जो गुड्स हैं वो एक मार्केट से दूसरी मार्केट जा रहा है, या कह सकते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहा है, जहाँ पर भी उसकी नीड एंड वांट ज़्यादा होगी उस तरीके से वो जा रहा होगा। Choices of good in the market rises. Prices of similar goods in two markets tend to become equal. कैसे, किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी आर परचेजिंग द पल्सेस ओवर हेयर इन इंडिया, तो वही पल्सेस का प्राइस आगे दूसरी कंट्रीज़ में भी लगभग सिमिलर वही होगा, 2-5 रुपये का जो अंतर होगा। तो एक तरीके से जो कंज्यूम चीज़ें, जो consumable items which are going to be used by the people in one country are going to be used by the people of the other country as well, है ना? And producers in the two countries now closely compete against each other even though they are separated by thousands of miles। यही हो रहा है कि कंपटीशन तो भाई दोनों जगह पर ही है, लेकिन एक दूसरे को पता ही नहीं है कि हाँ भाई हम तो कॉम्पिटिटर्स हैं, क्योंकि मार्केट्स अलग अलग है, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड एक सिमिलैरिटी इनमें क्या है कि भाई ये लोग क्या हैं, कॉम्पिटिटर्स। Foreign trade thus results in connecting the markets or integration of markets in the different countries. Now, globalization क्या होता है? क्या होता है globalization? The process of rapid integration, interconnection between the two countries. जितना ज़्यादा ग्रोथ एक पर्टिकुलर कंट्री कर रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कंट्री में हर चीज़ें बन रही हैं, या वो अपनी ही कंट्री में एक्सपोर्ट कर रही है, अपनी ही कंट्री में चीज़ें चल रही, नहीं। जब एक प्रोडक्ट्स, एक सर्विसेज, कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विसेज जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लेके जाया जाता है तो उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इंटरलिंकिंग बढ़ रही है। दैट होल प्रोसेस इज नोन टू बी एज द ग्लोबलाइजेशन। अब ये हर चीज़ों में हो सकता है, चाहे वो कोई गुड्स हों, कोई सर्विसेज हों, टेक्नोलॉजी हो या किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट हो। ये क्या क्रिएट करता है, मूवमेंट।
एक गुड, पर्टिकुलर गुड एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करेगा, सर्विसेज आर गोइंग टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर, सेम वे द टेक्नोलॉजी एंड सेम वे विल बी द इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड वांट्स। अब ये नीड्स और वांट्स क्या डिसाइड करती है, एक पर्टिकुलर कंट्री की फुलफिलनेस क्या चाहती है वो, ठीक है। फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, तो सबसे पहली चीज रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। जिस तरीके से टेक्नोलॉजीज वास्ट स्प्रेड हो ही जा रही हैं, उस तरीके से जो कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो भी कर रही है। व्हेन इट कम्स टू द टर्म ग्रोइंग, तो यहाँ पर क्या देखा जाता है कि कंट्री किस तरीके से क्या जनरेट कर रही है। टेक्नोलॉजी वाइज हो गई, टेक्नोलॉजी वाइज है तो इम्प्रोवाइजेशन भी होगा। पहले जहां हम देखते थे सिर्फ और सिर्फ फिएट और एम्बेसडर्स ही चलती थी कार्स के रूप में, आज की डेट में यहाँ पर क्या और चल रही हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ कार्स यू कैन सी ऑन द रोड्स ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जस्ट बाय ब्लिंकिंग योर आइज ओनली यू आर गोइंग टू सी एन नंबर ऑफ कार्स रोमिंग हेयर एंड देयर, और वो भी डिफरेंट तरीके के। ऐसा नहीं है, हो सकता है कोई सिडान हो, कोई एसयूवी हो, कोई हैशबैक हो, कुछ भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द चॉइसेस ऑफ द पीपल हेयर, यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन हुआ, इम्प्रोवाइजेशन हुआ टेक्नोलॉजी में, तब जाके, और वो कब हो पाया है पॉसिबल, व्हेन दे हैव क्रिएटेड सम काइंड ऑफ मूवमेंट, ठीक है। अब ये मूवमेंट एक कंट्री से दूसरी कंट्री की टेक्नोलॉजी वाइज हो गया, थिंकिंग वाइज हो गया, हर तरीके से हम इसे देख सकते हैं या बोल सकते हैं। सेवरल इम्प्रूवमेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एज वेल, जहाँ पर पहले हम सोचते थे कि एक चीज़ को एक कंट्री से लाने में, ले जाने में बहुत ज़्यादा माइल्स का सफ़र तो है ही। अब उस माइल्स के सफ़र के साथ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होती थी, एक ही चीज़ होती थी। जब हमारे पास कोई रोड्स नहीं थे, रेलवेज़ नहीं थे, तब हमारे पास क्या होता था, जस्ट सी वॉयज ओनली। तो सोचो कितना टाइम लगता था जब टेक्नोलॉजी एक कंट्री से स्टार्ट हुई है दूसरी कंट्री तक आने में, स्प्रेड होने में, इट यूज़ टू टेक ईयर्स, क्योंकि यहाँ से वहाँ जाना है। तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज हुई है। अगर आज हम कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर लिविंग, हम इंडिया की बात करें और हमें दुबई से कुछ मंगाना है, तो इट इज़ गोइंग टू टेक जस्ट एंड जस्ट 2 to 3 days टू रीच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड दुबई, जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग। तो इसी तरीके से टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ में भी इम्प्रोवाइजेशन हुआ है, विच हैज़ मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबल एंड ऑल्सो विथ एट द लोअर कॉस्ट, ठीक है। येस, इट इज़ गोइंग टू बी एट द वेरी लोअर कॉस्ट, ठीक है। Information and communication technology has played a major role in spreading out production of services across the countries. Now, what is liberalization? क्या होता है ग्लोबलाइजेशन? तो हमने देख लिया कि हाँ भाई, एक जगह से दूसरी जगह तक चीज़ें जा रही हैं, फैल रही हैं, एक्सपोर्ट बढ़ा रही हैं, इम्पोर्ट देख रही हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट कम्स टू दी लिबरलाइजेशन। टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर्स। अब यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है या वहाँ से यहाँ आ रहा है, तो वो एक टैक्स पे करता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड अ बैरियर बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शंस हैज़ बीन सेट अप। अब ये बैरियर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको सेट करने के लिए कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस कंट्रीज़ ने लगाए हुए हैं एक दूसरे पे। The Indian government after independence had put barriers to foreign trade and foreign investment. क्या होता था जब कोलोनाइजेशन चल रहा था, जब कोलोनाइजेशन रूल कर रहा था, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल्स ही एक्सपोर्ट होंगे, ऐसा कहा था ब्रिटिशर्स ने। कोई भी एंड प्रोडक्ट इंडिया नहीं बनाएगी। ऑन द अदर हैंड, जो भी एंड प्रोडक्ट रहेगा वो कहाँ से आएगा, फ्रॉम द आउटसाइड, मतलब वो इम्पोर्ट होंगे। और एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, यहाँ पर हमारे रॉ मटेरियल्स। तो ये चीज़ को देखते हुए आफ्टर इंडिपेंडेंस तुरंत ही यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, बैरियर्स लगा दिए टू फॉरेन ट्रेड। अब हम हमारे तरीके से ही ट्रेडिंग करेंगे। अब ये एक कंट्री ने किया, फिर उसके साथ साथ दूसरी कंट्रीज़ ने भी इसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। This was considered necessary to protect the producers within the country from the foreign competition.
Governments can use trade barriers to increase or decrease, regulate foreign trade, and to decide what kind of goods and how much of each should come into the country. मतलब अब यहाँ पर गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, क्योंकि उनको ये था कि हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स का क्या, जो लोग एक्चुअली में एंड प्रोडक्ट बनाते हैं, स्टार्टिंग रॉ मटेरियल से होती है एंड फिनिश कहाँ होते हैं हमारे एंड प्रोडक्ट, तो क्यों नहीं हम जब रॉ मटेरियल बना रहे हैं तो हम एंड प्रोडक्ट क्यों नहीं बना सकते। तो इसमें बहुत से प्रोड्यूसर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, उन सब ने गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा क्या लगाया, प्रेशर दिया, और ये देख के गवर्नमेंट ने ये तय कर दिया कि अब रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। वी इन आवर कंट्री आर गोइंग टू प्रोड्यूस ऑल्सो द थिंग्स एंड अकॉर्डिंगली हम उसे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करेंगे। दिस इज़ होलली एंड सोलली डिपेंड ऑन अस कि हम क्या चाहते हैं, वेदर वी वॉन्ट द रॉ मटेरियल ओनली और वी वॉन्ट द एंड प्रोडक्ट ऑल्सो। तो दिस इज ऑल गोइंग टू बी अकॉर्डिंगली विथ आवर सेल्फ ओनली, ठीक है। इंडस्ट्रीज वर जस्ट कमिंग अप इन दी 50s एंड 60s। जब 1950s और 60s की बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन उस समय पे धीरे धीरे बढ़ ही रहा था। ऑल्सो कॉम्पिटिशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स एट दैट स्टेज वुड नॉट हैव अलाउड दीज इंडस्ट्रीज टू कम अप। Thus India allowed imports of only essential items। तो इंडिया ने क्या किया उस समय पे 50s और 60s के टाइम पे, हमारे थ्रू हम क्या चाहते हैं जो इम्पोर्ट हो सिर्फ वो हम ही डिसाइड करेंगे, रेस्ट ऑल द थिंग्स आर गोइंग टू मेड बाय अस ओनली। Removing barriers or restrictions set up by the government is what to be known as the liberalization। मतलब टैक्स पे जितने भी बैरियर्स लगाए गए, हटाए गए, बनाए गए, ये सारे के सारे को क्या टर्म अप दिया जाता है, the word liberalization। With liberalization of trade, businesses are allowed to make decisions freely about what they wish to import or what they want to export। The government imposes much less restrictions than before and is therefore said to be more liberal, ठीक है। Now, what is World Trade Organization? क्या है ये? तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये क्या है, हमारी ट्रेड से रिलेटेड ही कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी। मेन मोटिव इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज WTO, इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन हुज एम टू लिबरलाइज द इंटरनेशनल ट्रेड। Stated with the initiative of the developed countries, World Trade Organization established rules regarding international trade and sees that these rules are to be obeyed। मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, पहला मेन फोकस उसका क्या होता था, टू सी द डेवलप्ड कंट्रीज ओनली, बट धीरे धीरे उन्होंने देखा कि डेवलपिंग कंट्रीज आर ऑल्सो डूइंग समवट वेरी गुड। तो यहाँ पर वो चीज़ को देखना कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस WTO हैज सेट अप वो प्रॉपरली ओबेड एंड फॉलोड हो रहे हैं कि नहीं। Nearly 160 countries of the world are currently members of the WTO as of, अगर हम जून 2014 तक का रेशियो देखें। Though WTO is supposed to allow free trade for all, in practice it is seen that the developed countries have unfairly retained the trade barriers। Obviously they are known to be as the developed countries। तो यहाँ पर वो अपने अकॉर्डिंग तो काम करेंगी ही करेंगी, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी दे आर इनटू दैट पोजीशन विच द अदर कंट्रीज आर फॉलोइंग, ठीक है, वो फॉलो करके आगे बढ़ रही हैं। लेकिन जो ऑलरेडी उस पोजीशन पे सेट है वो अपना कुछ ना कुछ तरीके से तो काम दिखाएगा ही। तो यही सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करने के लिए WTO को फॉर्म किया गया था। On the other hand, WTO rules have forced the developing countries to remove the trade barriers। What is the impact of WTO? तो अगर पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव भी होगा उसका। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स WTO के क्या हैं। तो पहला तो है इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटीज टू हैव ट्रेड विद द अदर कंट्रीज, अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एट द रिड्यूस्ड रेट। ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हमारी कंट्रीज़ या दूसरी कंट्रीज़ में इंट्रोड्यूस कराई गई थ्रू विद द सपोर्ट ऑफ द लोकल ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स, जिससे कि उस कंट्री को क्या हुआ, प्रॉस्पर मिला, ठीक है। नाउ नेगेटिव इम्पैक्ट्स एज वी कैन सी कंपेरेटिवली टू द पॉजिटिव वो ज़्यादा हैं। क्या क्या रहे? बेनिफिट्स टू द डेवलपिंग कंट्रीज आर वेरी लिमिटेड। मतलब जो कंट्री डेवलपिंग कंडीशन पे है
उसके लिए बेनिफिट्स कम हैं, क्योंकि सारा का सारा प्रॉफिट तो कौन ले जाता है, डेवलप्ड कंट्रीज, बिकॉज दे आर गिविंग द टेक्नोलॉजी टू देम। तो यहाँ पर वो अपना हक तो बताएंगे, अपना हुक्म तो चलाएंगे। कंपनीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज वुड नॉट बी एबल टू compete with international companies and they can face the closure, या वो अपना प्रॉफिट और रिड्यूस करवा देते हैं, रिड्यूस, और या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। डेवलप्ड कंट्रीज विल इंटरफेयर इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। प्राइजेज ऑफ मैनी एसेंशियल एंड लाइफ सेविंग ड्रग्स में गो अप। तो जो चीज़ें हमें लगता है कि ईजी को तरीके से हो सकती है, वो चीज़ें नॉर्मली होती नहीं हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो एक पोजीशन पे सेट है, तो वो अपना कमांड देगा ही देगा, एंड द अदर पर्सन हु आर गोइंग टू फॉलो देम, जो कि चाहते हैं कि उनकी कंट्री भी डेवलप्ड कहलाए, तो उनको ये किसी न किसी तरीके से फॉलो करना ही पड़ता है। तो वो यहाँ पे क्या करते हैं, अपने तरीके से काम कराते हैं, काम जनरेट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं, नहीं देते हैं, वेजेस किस तरीके का देते हैं, हो सकता है बहुत ज़्यादा लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो। तो ये सारी चीज़ें जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको फेस करनी पड़ती हैं, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड नोट। अब ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो इंडिया में किस तरीके से रहा। इन द लास्ट 20 ईयर्स ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हैज़ कम अ वेरी लॉन्ग वे। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजीज़ के साथ बहुत ज़्यादा चेंजेस इंडिया में देखने को मिले ही मिले हैं, ठीक है। Globalization and greater competition among the producers, both local and foreign products, has been advantage to consumers also, particularly the well-off sections in the urban areas। तो mainly उन sections जो urban areas में आते हैं, include होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला। क्यों मिला? क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी सबसे पहले उसी एरिया में आएंगी जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा होंगे, वेल एजुकेटेड होंगे, सेटल्ड होंगे, नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ उनका उस तरीके का होगा, जो कि इस टेक्नोलॉजी को वो क्या कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो एरियाज डेवलप्ड होते हैं वो कौन से होंगे, द अर्बन एरियाज। फॉर एग्जाम्पल पहले के लोग क्या रहते थे, कच्चे घर में रहते थे। अब डेवलपमेंट आया, अर्बनाइजेशन आया, तो अब लोग किस तरीके से रहते हैं, पक्के घरों में रहते हैं, फ्लैट्स में रहना पसंद करते हैं, विद एन नंबर ऑफ एमिनिटीज़ जो उनको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। There is greater choice before these consumers who now enjoy improved quality and lower prices for the several products। जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे, तो लोग जो उनको एक्चुअली में उनके नॉलेज रखते हैं, उस टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते हैं, बताते हैं, वही लोग वो यूज़ करना पसंद करेंगे। तो मेनली जो इम्प्रूव्ड सेक्टर हमारा कहलाता है, जो अर्बन पार्ट है हमारी कंट्रीज़ का, सबसे ज़्यादा वो पार्ट क्या कहलाता है, ग्रोथ की तरफ जा रहा है। अब ये नहीं कह सकते हम कि रूरल एरियाज़ को बिल्कुल भी कुछ नहीं पता होता, बिल्कुल यहाँ पर ये स्टेटमेंट बहुत गलत होगा। क्यों? क्योंकि जो रूरल एरियाज़ हैं वो भी इन सारी चीज़ों को देखते देखते क्या हो रहे हैं, अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, तो वो भी यहाँ पर ये चीज़ें धीरे धीरे अपने यूज़ के लिए लेकर आ रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट इंडिया में बहुत ही पॉजिटिव नोट पे देखा जा रहा है, ठीक है। These people today enjoy much higher standards of living that was possible earlier, ठीक है। Among producers and workers, the impact of globalization has not the uniform one. Increased investments, यहाँ पर investments भी कंपनी ने बहुत ज़्यादा किया हुआ है। किस तरीके से? MNC have increased their investment in India over the past 15 years। तो past 15 years में यहाँ पर MNC को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ कहलाई है इंडिया में, ठीक है। हम इंडिया की बात कर रहे हैं, which means investing in India has been beneficial for them। क्योंकि यहाँ पर जो लोगों को किसी भी तरीके का नॉलेज नहीं हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जब कंपनी सेट हुई किसी भी प्रोडक्ट को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, तो यहाँ पर लोगों ने उसको पसंद किया तो यूज़ किया तो आज वो उसके अकॉर्डिंगली भी अपनी लिविंग जी रहे हैं, ठीक है। न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड। अब ये आई होंगी एमएनसीज तो कुछ ना कुछ अपने साथ लाई होंगी, लाइक द एम्प्लॉयमेंट, new jobs have been created, local companies supplying raw materials etc to these industries have much prospered, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें लोगों को बहुत ज़्यादा क्या करी गई, उन्होंने appreciated फॉर्म में देखा, and now they are using it very well, ठीक है।
Increased competition, several of the top Indian companies have been able to benefit from the increased competition. They have increased competition, they have invested in newer technology and production methods and raised their production standard. तो जो कंपनीज धीरे से जब स्टार्ट ही हुई थी तो उन्होंने वो चीज़ों को अडाप्ट करना चालू किया था. विद द प्रोसेस ऑफ अडाप्शन वो धीरे धीरे उसको यूसेज में लेने लगे, और यूसेज के साथ साथ यहाँ पर एक टाइम पे इन्वेस्टमेंट के साथ साथ पता ही नहीं चला कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट कर दी, जिसकी वजह से अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है तो स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों रहेंगे हमारे पास. तो स्किल्ड लेबर्स को हाँ उन्होंने उस तरीके में रखा जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ मिलके काम कर सकें, तो और ज़्यादा बिजनेस जनरेट करेंगे. सम हैव गेन्ड फ्रॉम सक्सेसफुल कोलैबोरेशंस with the foreign companies as well. ठीक है. Globalization has enabled some larger Indian companies to emerge as multinational themselves. तो किस तरीके से अब खुद कंपनीज क्या होने लग गई, इंडिया में ग्लोबलाइज्ड होने लग गई तो उन्होंने ही अपने आप को एक MNC बना दिया. न्यू अपॉर्चुनिटीज जनरेट हुई, हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज पर्टिकुलरली इन्वॉल्विंग द IT, टाटा मोटर्स जो ऑटोमोबाइल्स में डील करते हैं, रिनबैक्सी जो मेडिसिन में डील करती है. ये ऐसी कंपनीज के बारे में हम डिस्कसिंग जो कि अपने आप में MNC हो चुकी हैं. एशियन पेंट्स जो पेंट्स हैं, सुंदरम फास्टनर्स जो नट्स एंड बोल्ट्स बनाती हैं, आर सम ऑफ द इंडियन कंपनीज विच आर स्प्रेडिंग देयर ऑपरेशंस वर्ल्ड वाइड. ये इंडियन कंपनी है लेकिन एक MNC बन चुकी हैं, तो वर्ल्ड वाइड अपने ऑपरेशंस को वो क्या कर रही हैं, डिफाइन कर रही हैं. ठीक है. द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, अब ये क्या था, क्यों था, और है भी ज़रूरी चीज़ है. क्यों फेयर ग्लोबलाइजेशन सबको चाहिए, मतलब कोई भी कंट्री एक तरीके से क्या नहीं कर सकती, दूसरे पे हैम्पर नहीं हो सकती. पीपल विथ एजुकेशन, स्किल एंड वेल्थ हैव मेड द बेस्ट यूज ऑफ द न्यू अपॉर्चुनिटीज़. On the other hand, there are many people who have not shared the benefits. Fair globalization would create opportunities for all and also ensure that the benefits of globalization are shared on a better note. ठीक है. Protect the interest, government should prepare such policies that must protect the interest not only of the rich and powerful but all the people in the country. तो यहाँ पे जो रिच कंट्रीज, जो रिच बिजनेसमैन हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके इंटरेस्ट को गवर्नमेंट को नहीं देखना चाहिए. रादर देन फोकसिंग ऑन देम, दे शुड फोकस ऑन दोज पीपल ऑल्सो हु आर जस्ट दी ऑन दी डेवलपिंग पाथ. जो छोटे से शुरू करके उस पाथ पर आ रहे हैं उनको भी सपोर्ट एंड मोटिवेट गवर्नमेंट को करना चाहिए. और फिर वो सिर्फ और सिर्फ किससे कर सकते हैं, बाय मेकिंग द फेयरर पॉलिसीज. लेबर लॉज, यहाँ पर गवर्नमेंट जो लेबर लॉज बनाती है, बस ये देखना उनको ज़रूरी है कि जो लेबर लॉज गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो फुल्ली तरीके से देखे जा रहे हैं कि नहीं, ओबेड हो रहे हैं कि नहीं. दो ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो ये चीज़ें बहुत ही पॉसिबली अच्छे तरीके से देखी जा सकती है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये जो लेबर लॉज हैं ये सिर्फ और सिर्फ नाम के ही रह जाते हैं. Reserve items, government can reserve some items exclusively for small scale and the local producers. जहाँ पे गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो आइटम्स है मैं रिजर्व करके रख लूँ, सो दैट द लोकल प्रोड्यूसर्स एंड जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो ओनर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये क्या हो जाएगा, फ्रूटफुल हो जाएगा. Investment barriers, if necessary, the government can use ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स लाइक कोटा सिस्टम, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ एक्सेट्रा. जहाँ पर गवर्नमेंट को लग रहा है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में हमें इम्पोर्ट ड्यूटी लगानी चाहिए, हमें लग रहा है, तो ज़रूरी से गवर्नमेंट को ये सारे रूल्स जो बनाए गए हैं खुद ने ही वो प्रॉपरली तरीके से ओबे करना चाहिए. इट कैन नेगोशिएट विद द WTO फॉर द फेयरर रूल्स. It can align with other developing countries with similar interest to fight against the domination of the development countries with the WTO, in the WTO. ठीक है. So here this completes your chapter. Next lecture में हम नए chapter के साथ मिलते हैं. Thank you so much.